गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यस, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। यस, बॉस, बॉस। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर, प्रैक्टिस बुक का नेम बता दीजिए। नीट एडवांस प्रैक्टिस बुक आपको लेनी है, नीट एडवांस। केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में, जूलॉजी में, बॉटनी में। नीट एडवांस जो हम लोगों ने बुक लिखी है वही प्रैक्टिस बुक लेनी है। चैप्टर वाइज है, सब टॉपिक वाइज है, ठीक है। न्यूमेरिकल की बुक है, न्यूमेरिकल की बुक है। हाँ, जितने बुक में क्वेश्चन है वो सफिशिएंट से ज्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। मगर हर चैप्टर में कोई 500 क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन डाल दिए तो तुम कर नहीं पाओगे। मगर इस तरह से डिजाइन की गई है कि लिमिटेड क्वेश्चन में बच्चे की प्रिपरेशन जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल पर हो पाए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्राइस कितना है? शायद जहां तक मुझे याद है 999 में 4 बुक है। केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक, जूलॉजी की बुक, बॉटनी की बुक। 4 बुक 999 रुपए में है शायद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ मिलेगी? वेदांतु के जाओगे, वेदांतु के ऐप पे जाओगे और इधर राइट लेफ्ट साइड में देखना 3 लाइन बनी होती है। जैसे ही 3 लाइन को क्लिक करोगे तो आ जाएगा वेदांतु स्टोर, और वेदांतु स्टोर पे जब क्लिक करोगे तो बुक दिखाएगी। और यदि ऐसे ना मिले तो दूसरा रास्ता क्या है? यूट्यूब पे जाओ, हम लोगों के कोई भी वीडियो देख लो। हम लोगों ने जो लॉन्चेस किए हैं, जो वीडियो बनाए हैं, है ना, यूट्यूब पर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक पड़ा होगा। उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट परचेज पे पहुंच जाओगे। कब तक डिलीवर हो जाएगी? जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। अभी जून चल रहा है, जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। हाँ, पीयूष कह रहा है सर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। पीयूष बेटा, डिस्काउंट करके ही रखी गई है। बताएं, बुक में दिक्कत ये आती है ना, प्रिंटिंग करानी पड़ती है, पेपर लाना पड़ता है, और आपके घर कोरियर के थ्रू पहुंचेगी तो उसकी पैकिंग हो गई, डिलीवरी हो गई, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती नहीं है। वैसे भी 999 में 4 बुक है, एक बुक नहीं है। केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, जूलॉजी की है, बॉटनी की है, इसलिए वहां पर कोई गुंजाइश नहीं बन पाती है। ब्लैंक पीपीटी, हाँ, ब्लैंक पीपीटी आज आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कल रात में भेजी है। कल रात में भेजी है मैंने आपकी पूरे मोल कॉन्सेप्ट की ब्लैंक पीपीटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का पीडीएफ, ये कल रात में भेजा है। तो वो क्या हैगा, हम लोग तो भाई सुबह से चालू हो जाते हैं, आप और हम, मगर ऑफिस का एक सिस्टम होता है, तो वो 11 बजे जब लोग आएंगे तो फिर वो अपलोड कर देंगे, है ना, फिर वो अपलोड कर देंगे। तो जब सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी ना, मतलब 3 बजे के बाद आपको अपलोड दिखेगी, अपलोड दिखेगी। टीएसडी सर प्लीज अपलोड मोल कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा पीयूष, यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। चलो, अब सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था सबसे पहले उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है, टीएसडी के फॉर्म में। सीएसडी की पीडीएफ, अच्छा चलो, मैं सीएसडी की हैंड रिटन पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा, सीएसडी की हैंड रिटन पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा, मैंने हाथ से लिख के। मगर मैंने आपके क्लास में सारे सीएसडी और सारे नोट्स बनवा रखे हैं, सारे सीएसडी सारे नोट्स बनवा रखे हैं, आप उससे बनाएं। मगर मैं हैंड रिटन सीएसडी भी अपलोड करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, रेडी हो सब लोग? सब लोग रेडी हो जाए। अच्छा, इस संडे
इस संडे जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपको मैं पहले बता चुका हूं। इस संडे को जो टेस्ट होगा, आई थिंक टेस्ट नंबर 4 होगा। टेस्ट नंबर 4 होगा आधार। आधार टेस्ट आ रहा है कि शिखर आ रहा है? टेस्ट नंबर 4 शायद आधार टेस्ट होगा। उसका सिलेबस जो है स्टोइकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म है। माइनर टेस्ट है, हाँ, तो माइनर टेस्ट को आधार टेस्ट कहते हैं। यस, चलो अब पढ़ाना शुरू किया जाए। ठीक है, देखो आप सभी बच्चों को बस रेगुलर हम लोगों के साथ रहना है, जो जो कहते जाए वो करते जाओ, ठीक है? हाँ, अब बुक का प्राइस त्रिशा पूछ रही है। अरे बेटा अभी तो बताया है 999 में 4 बुक है। एक कह रहा है स्टोइकियोमेट्री क्या है, अभिषेक पांडे। अरे भैया मोल कॉन्सेप्ट वाला लास्ट वाला टॉपिक स्टोइकियोमेट्री है। अब चलो पढ़ाते हैं। चलो भाई सब लोग रेडी हो जाओ, पेन कॉपी लेके, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ। टीएसडी नंबर 1, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ। टीएसडी नंबर 1, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी is 180 and 200 Kelvin. The vapor pressure of which liquid is greater at 100 degree centigrade, 100 Kelvin temperature? बताइए सारे बच्चे। दो लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी जल्दी बताया जाए। यस 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 यस, जल्दी बताइए। यस, बहुत सही। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ये है, एक का ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। कॉन्सेप्ट क्या है ये? तो आंसर क्या आएगा? लिक्विड ए। आंसर क्या आएगा? लिक्विड ए। ठीक है, यस। अब जरा जरा इधर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। अब है टीएसडी नंबर 2। टीएसडी नंबर 2 का आंसर बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 400 mmHg at 200 Kelvin temperature. If the temperature of liquid decrease to 150 Kelvin, then the vapor pressure of liquid. आंसर दें सभी बच्चे, आंसर बताएं क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएं क्या होगा। यस 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 यस। देखो वो कह रहा है कि टेम्परेचर 200 केल्विन से कम करके 150 केल्विन कर दिया गया है, तो वेपर प्रेशर में क्या दिक्कत आएगी? पहले वेपर प्रेशर 400 mmHg था, तो अब कितना हो जाएगा? तो अब क्या होगा? और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने क्या किया है? टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चलिए अब सारे बच्चे मेरे को बताएं
दो में से कितने क्वेश्चन किसके किसके सही है? दो में से कितने क्वेश्चन किसके किसके सही है बताओ? दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही है? यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड बच्चों। बहुत सही, हाँ, गुड 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 गुड। 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, ठीक है, बहुत सही जी। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं, अभी लिक्विड सोल्यूशन की मैंने 2 क्लासें पढ़ाई हैं, आज तीसरी क्लास है, और दोनों क्लासों में सिर्फ वेपर प्रेशर पढ़ाया गया है। तो वो वेपर प्रेशर का लेक्चर देख लेंगे और लाइव क्लास में जुड़ जाए। लाइव क्लास इसी तरह से करते चले जाएं और सारे बच्चे लाइव क्लास करने की कोशिश करें, क्योंकि लाइव क्लास से एक शेड्यूल बन जाता है जिसकी वजह से कभी बैकलॉग नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को पता होता है मुझे क्लास करनी है। वैसे क्या होता है, अरे यार आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, ऐसा करते हैं आज के लेक्चर कल के लेक्चर, सारे लेक्चर कल कर लेंगे, या कहीं चले गए, या मक्कारी बस चलो सुबह नहीं शाम को कर लेंगे, शाम को कुछ आ गया तो अगले दिन पे चला गया, और फिर वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो सभी बच्चे लाइव क्लास में ही रहे। यस, वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं अपनी हेडिंग पर। मैंने कल राउल्स लॉ स्टार्ट किया था। राउल्स लॉ क्या होता है ये नहीं बताया था, मैंने ये बता दिया था बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। और बाइनरी सॉल्यूशन मैंने 2 केस बताए थे, एक केस जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, और एक केस जब एक लिक्विड वोलेटाइल हो, ये पढ़ाया था। तो देखो राउल्स लॉ में हम कौन सा केस कर रहे हैं? पहले नंबर पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, गौर से देखिए, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, बोथ लिक्विड इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बताएं। वोलेटाइल नेचर। सारे बच्चे वोलेटाइल का मतलब बताएं। सारे बच्चे वोलेटाइल का मतलब बताएं कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जब दोनों लिक्विड वेपर बनाएंगे। वेपर बनाना मतलब वो ऐसे लिक्विड है जिनकी वेपर बनेगी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वेपर फॉर्म करेंगे, वेपर फॉर्म करते हैं, ऐसा मतलब ये ऐसे लिक्विड है जो वेपर बनाते हैं, जो वेपर बनाते हैं। यस, अब देखो मैंने क्या किया, देखना राउल्स लॉ समझा रहा हूं, और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज टफ नहीं होती है। यदि आपको समझ में आ जाए तो टफ नहीं है, और ना समझ में आए तो सब कुछ टफ है, और आपको सब समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है। आपको सब समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है। अब देखो ये एक क्लोज कंटेनर है, अब इस क्लोज कंटेनर में मैंने लिक्विड डाला ए, ये एक लिक्विड ए है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, लिक्विड ए। अब इसी में मिला दिया लिक्विड बी, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है सॉल्यूशन बनाना है, ये है लिक्विड बी। अब ये बन गया दोनों के बनने से क्या, सॉल्यूशन। अब ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, किसी को कोई टेंशन, अब क्या बन गया, सॉल्यूशन। अच्छा, जब दो लिक्विड है तो सॉल्यूशन में जब दो चीजें होती हैं तो उनका कंसंट्रेशन बनेगा, तो मोल फ्रैक्शन बनेगा। तो मैंने माना इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है काई ए, और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है काई बी। तो काई ए काई बी क्या है, काई ए एंड काई बी आर मोल फ्रैक्शन of liquid A and B in binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट से बना सॉल्यूशन। ये बात ठीक है।
सभी बच्चों को यह बात समझ में आई? एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी बने। मान लो किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको विजुलाइज करा देता हूं। जैसे आपने क्या किया, आधा गिलास पानी ले लिया, उसमें 10 ml अल्कोहल डाल दिया, 10 ml अल्कोहल डाल दिया, है ना? तो ये क्या आ गया, बाइनरी सोल्यूशन। दो चीजें पड़ी हैं, पानी और अल्कोहल। ये ना समझ में आए, आपने आधा गिलास पानी ले लिया, उसमें आधा गिलास सोडा डाल दिया, तो ये बन गया बाइनरी सोल्यूशन। तो ऐसा ही बाइनरी सोल्यूशन हमने बना लिया है, एक लिक्विड ए एक लिक्विड बी। अब उस बाइनरी सोल्यूशन में किसका क्या कंसंट्रेशन है? तो मैंने माना काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब सारे बच्चे मुझे बताएं, क्या दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं? यस या नो? क्या दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं? यस या नो? देखो, क्या दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं? यस या नो? यस। तो जब दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं तो दोनों की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये वेपर आ गई ए की, ये वेपर आ गई बी की, ये वेपर आ गई ए की, ये वेपर आ गई बी की, ये वेपर आ गई ए की, ये वेपर आ गई ए की। कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा, कोई कम। ये वेपर आ गई ए की। ठीक है, ये इनकी वेपर बन गई, ये इनकी क्या बन गई, वेपर। बस अब हमारा लोगों का क्वेश्चन यही है कि जो सॉल्यूशन की वेपर बनी है, ये सॉल्यूशन की वेपर बनी है, इसका प्रेशर कितना है? यही राउल्स लॉ है। ये जो वेपर बन के आई है, इसका प्रेशर कितना है? जब इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, उस समय ये वेपर कितना प्रेशर जनरेट करेगी, इसी को काउंट करना है। अभी तक हम प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को काउंट कर रहे थे, अब हमें किसको काउंट करना है? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को काउंट करना है। ठीक है, बात समझ पाए? अभी हमने क्या किया था, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को काउंट किया था। अब हम काउंट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को काउंट करने का तरीका ही बताया है राउल्स लॉ ने। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं। अब मैं ये बात लिख दूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। देखो, लिक्विड ए का अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर रहा होगा, लिक्विड बी का भी अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर रहा होगा। क्यों? वोलेटाइल लिक्विड है ना। तो मैंने माना कि पी ए नॉट एंड पी बी नॉट ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। जब ये लिक्विड ए प्योर फॉर्म में था तब इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट, जब लिक्विड बी प्योर फॉर्म में था तब इसका वेपर प्रेशर पी बी नॉट। अब राउल्ट से पूछा गया कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये बताओ। ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये बताओ। तो राउल्ट ने देखो क्या बताया, गौर सुनिए सारे लोग कि राउल्ट ने क्या बताया। राउल्ट ने कहा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। मतलब राउल्ट ने यह कहा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, लिक्विड ए का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, लिक्विड बी का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन
अब जरा देखो क्या बताया उन्होंने। राउल्स ने बताया कि ये जो वेपर बनी है इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल। क्यों, ए ने वेपर बनाई है, बी ने वेपर बनाई है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ए के वेपर प्रेशर का सम प्लस बी के वेपर प्रेशर का सम। तो राउल्स ने बताया कि जब कोई बाइनरी सोल्यूशन वेपर बनाएगा, जब कोई बाइनरी सोल्यूशन वेपर बनाएगा तो उस वेपर का टोटल प्रेशर उनके प्रेशर के सम के इक्वल होगा, उनके प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ऐसे उनके प्रेशर के सम के इक्वल होगा। वेयर यहां पर जो पीए नॉट और पीबी नॉट है ये क्या है, सॉरी पीए एंड पीबी क्या है, पीए एंड पीबी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिक्विड ए ने कितना प्रेशर जनरेट किया है और लिक्विड बी ने कितना प्रेशर जनरेट किया है वो है। तो देखो इतनी देर में मैंने जो बताया है उसका की पॉइंट या मेन स्टेटमेंट क्या है, कितना स्टेटमेंट है सब लोग बताओ। राउल्स लॉ ने क्या बताया कि टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर, क्योंकि दो लिक्विड है। मतलब उनका सिंपल सा कहना है कि जो जो वेपर बनाएगा उन सबके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। उनका क्या कहना है, जो जो वेपर बना रहा है उन सबके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। कौन सा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब ए लिक्विड कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, बी लिक्विड कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, उन दोनों का सम टोटल वेपर प्रेशर है। क्लियर है मुन्ना, क्लियर है। बच्चों ने कहा सर क्लियर है। तो बच्चों ने जब कहा क्लियर है तो मैंने पूछा कि पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड। तो देखो वो कैसे निकाला जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इनटू इनटू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट जब वो अकेला था। मतलब पीए की वैल्यू क्या होगी, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पीबी की वैल्यू क्या होगी, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू जब वो अकेला था उस समय का वेपर प्रेशर, जब वो अकेला था उस समय का वेपर प्रेशर। तो ये फार्मूला है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इनटू इनटू उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट जब वो अकेले था तब का वेपर प्रेशर। अब यार इनकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू आया था पीए प्लस पीबी। अब पीए और पीबी की वैल्यू डाल दो तो ये आ गया काई ए पीए नॉट प्लस काई बी पीवी नॉट। ये इक्वेशन है राउल्स लॉ की। ये किसकी इक्वेशन है, राउल्स लॉ की। कब कब, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल है। ये किसकी इक्वेशन है, राउल्स लॉ की। कब, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। कब, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। क्लियर है। यस,
रंजन कुमार पंडा। रंजन बेटा, मैंने क्लास में बताया है कि नॉर्मेलिटी मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी पढ़ाने में इक्विवेलेंट वेट का यूज होता है, और इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने में एन फैक्टर का यूज होता है, और एन फैक्टर पढ़ाने में ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है। और ये सारी हेडिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है। तो जो नॉर्मेलिटी जो नॉर्मेलिटी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता है वो फर्जी तरह से पढ़ा देता है। फर्जी तरह से मतलब ऊपर ऊपर, और ऊपर ऊपर मैं कुछ नहीं पढ़ाता, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाना अपना काम है, आधा अधूरा मैं कुछ नहीं पढ़ाता। तो नॉर्मेलिटी हेडिंग की कंप्लीट डिटेल रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में मिलेगी, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आपको पूरा रिडॉक्स टाइट्रेशन चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अहमद बेटा, जो सिलेबस में वो सब बताया है, आप बिल्कुल टेंशन न लो, डाल्टन लॉ, आवोगाड्रो लॉ गैसियस स्टेट में थे, अब गैसियस स्टेट चैप्टर हटा दिया गया है। अब गैसियस स्टेट चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर अब फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है। तो डाल्टन लॉ मेरी जो आवोगाड्रो लॉ है मेनली यूज होता है गैसियस स्टेट में। चलो आ जाओ, अब देखो पीटी इक्वल टू काई ए इंटू पी ए नॉट प्लस काई बी इंटू पीबी नॉट। ये क्या आया? ये आया है राउल्स लॉ। ये क्या आया है बच्चों? राउल्स लॉ आया है। अब मुझे बताओ, सब लोग गौर से सुनते जाइएगा, समझाते जाइएगा, बताते जाइएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, गौर सुनिए। क्या ये इक्वेशन सही है? सब लोगों ने देख ली। तो राउल्स लॉ क्या है? जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो तो राउल्स लॉ क्या है? जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो तो राउल्स लॉ क्या है? टोटल वेपर प्रेशर उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। टोटल वेपर प्रेशर उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, या पीटी इक्वल टू काई ए पीबी नॉट, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पीबी नॉट। ये देखो, अच्छा राउल्स लॉ लगता कब है? कंडीशन क्या है राउल्स लॉ की, कि राउल्स लॉ कब लगाओगे? राउल्स लॉ लगता कब है, कब लगाओगे? तो देखो राउल्स लॉ कब लगता है? जब इनका मानना है कि लिक्विड ए और ए के बीच में जो फोर्स है उतना ही फोर्स लिक्विड बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में है, और उतना ही फोर्स जब लिक्विड ए और बी मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे तब है। पहली कंडीशन क्या है? राउल्स लॉ का ये मानना है कि ए और ए लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बी और बी लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और जब उनको मिला दोगे ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स बराबर है। पहली कंडीशन ये, मतलब कुछ ऐसे, ये देखो ये ए लिक्विड है, ये ए लिक्विड है, ऐसे देखते जाइएगा। इनका क्या मानना है बताता हूं। ये देखो, देखो देखो ए लिक्विड के बीच में जो फोर्स है, बी लिक्विड के बीच में जो फोर्स है वो बराबर है। मतलब उनका कहना है ए और ए के बीच में जो फोर्स है और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा वो आपस में बराबर है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि कोई भी लिक्विड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, कि दोनों रिएक्शन कर जाए। नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड बी। इनका कहना है ए और बी लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए।
और साथ में कंटेनर कैसा होगा, कंटेनर कैसा होगा, क्लोज कंटेनर होगा। कंटेनर कैसा होगा, क्लोज। कंटेनर कैसा होगा, क्लोज। अच्छा, यदि कंटेनर ओपन करें तो बताओ क्या दिक्कत है, बताओ, एनीवन, कोई बताएगा? यदि कंटेनर क्लोज ना रखा जाए, ओपन रखा जाए, तो बताओ क्या दिक्कत है? तो हमें प्रेशर निकालने की जरूरत ही नहीं है। कंटेनर ओपन है तो ऑलवेज 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 जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यस, जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, है ना? इसलिए क्लोज कंटेनर में ही निकाला जाता है, नहीं तो निकालना ही नहीं है। आप कुछ भी मिलाओ, कुछ भी करो, वन ही रहेगा। तो देखो, कंडीशन याद रखना, कंडीशन पे क्वेश्चन रहता है क्या, लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच में जो फोर्स होगा वही फोर्स लिक्विड बी और बी के बीच में होगा, वही फोर्स ए और बी के बीच में होगा। दोनों आपस में किसी तरह की रिएक्शन नहीं करेंगे। कंटेनर जो होगा क्लोज होगा, कंटेनर जो होगा क्लोज। अब आप लोग तो जानते ही हो कितने जिद्दी हो। आपका कहना है कि सर एक लाइन पढ़ाओ, तो उस लाइन पे कैसा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है ये भी बताओ, यही तो आपका कहना है। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए सब लोग अच्छे से। A solution containing component A and B follows Raoult's law when कोई कंपोनेंट A और B से एक सॉल्यूशन बना है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। यदि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो क्या होना चाहिए? वो कह रहा है A और B के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए A से B से। ना भाई, राउल्ट भैया भेदभाव नहीं करते हैं, राउल्ट भैया भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं, सबका फोर्स बराबर होना चाहिए। उन्होंने ज्यादा और कम नहीं कहा है। उनका कहना है ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बीबी, ए एंड बीबी, है ना? राउल्ट्स लॉ क्या है, भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा ना ना ना, फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए, नो भेदभाव, है ना? यस 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 यस, कर लोगे? अच्छा, अब देखो यार, जब आप इतना कर लोगे तो अब मैं धीरे धीरे अंदर चल रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे। अब सीएचडी भी लिखता जा रहा हूं, सीएचडी भी लिखता जा रहा हूं, आपके शॉर्ट नोट्स फार्मूला सीट सब बनवाता जा रहा हूं। अब देखो, अब आपके जो अगले 20 मिनट हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, आप रेडी हो जाओ। अब देखो सीएचडी पहला, अब हम पहले राउल्ट्स लॉ बताते हैं कि राउल्ट्स लॉ है क्या। कौन सा राउल्ट्स लॉ कर रहे हो? बोथ लिक्विड वेलेटाइल, केस कौन सा है? बोथ लिक्विड वेलेटाइल, बोथ लिक्विड वेलेटाइल। शॉर्ट नोट्स है तो सब कुछ शॉर्ट की तरह ही है। तो कंडीशन क्या है राउल्ट्स लॉ की? कंडीशन क्या है बच्चों? पहली कंडीशन है कि फोर्स बराबर होनी चाहिए, फोर्स बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? नो रिएक्शन, उनके बीच में किसी तरह की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नो रिएक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। दूसरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है पीटी इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है। अभी तक मैंने इतना पढ़ाया है, उतने के शॉर्ट नोट्स बना दिए, उतने के हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना दिए। शॉर्ट नोट्स है, यही फार्मूला सीट है, यही शॉर्ट नोट्स है, यही कॉन्सेप्ट सीट है, इसमें सब कुछ लिखा होगा इस पूरे बॉक्स के अंदर। अच्छा, अब मैं फिर वापस चलता हूं, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर हां कंटेनर क्लोज होना चाहिए, किसी बच्चे ने कहा सर, मैंने कहा क्या? बच्चा कह रहा सर देखो यहां दो दो मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड आ रहा है,
1 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड आ रहा है। मैंने कहा हाँ। उसका कहना है कि सर क्या आप ऐसा कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन किसी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए? मैंने कहा यस, कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा करके दिखाओ। तो मैंने कहा देखो, 2 मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। काई ए प्लस काई बी 1 के बराबर होता है, तो काई बी की जगह रख दो 1 माइनस काई ए। तो काई बी की जगह हम डाल देते हैं 1 माइनस काई ए। तो क्या आएगा देखो जरा, पीटी इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी, और काई बी की जगह क्या डाल दिया? 1 माइनस काई ए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी काई ए है, यहां पर भी काई ए है, तो इनको कॉमन ले लो। तो जब आपने कॉमन लिया तो ये आया, ऐसा। देख लो, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाओगे। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, समझ गए सब लोग। देखो इसमें और इसमें काई कॉमन ले लिया, तो जब काई कॉमन लोगे तो क्या आएगा? पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। इन दोनों को पास लाके काई कॉमन ले लिया, और ये जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। ये बात सही है? सही है। अच्छा, यदि ये बात सही है तो यहां पर देखो पूरी इक्वेशन किसी एक के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई है। ये देखो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन है, काई बी है ही नहीं है। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन है, काई बी नहीं है। बच्चों ने कहा हाँ सर। अब ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो क्वेश्चन बनाऊंगा भी। हाँ नीरज, अच्छा नीरज वर्मा, नीरज हमें लग रहा है मंथन, लास्ट ईयर का मंथन का स्टूडेंट है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा उसको लिखना आना चाहिए, उसने लिख दिया कि कैसे लिखा जाता है ना? ए बी बी, हाँ बीबी, हाँ ए बी बी, बहुत सही। थैंक यू बेटा कि तुम्हें याद है। देखो पढ़ाई करके ये सारा कॉन्सेप्ट याद रखना ही कला है, उसी से एग्जाम निकलता है। अब देखो मैं लिखना सिखा रहा हूं। यदि यहां पर ए है, तो देखो यहां पर ए आया है और बाकी दोनों जगह बी आया है, चेक करो। यदि काई ए है तो यहां ए और बाकी जगह बी। तो यदि बच्चों काई ए के टर्म में लिखनी है तो प्रेशर क्या क्या होगा? ए बी बी। देखो ये काई ए है तो ये ए बी बी। यदि आप काई बी के टर्म में लिखोगे तो बी ए ए, बा, है ना? तो जब काई ए के टर्म में लिखोगे तो ए बी बी आएगा, जब काई बी के टर्म में लिखोगे तो बी ए आएगा। जैसे यहां ए है तो ए बी बी, यहां बी होता तो बी ए ऐसे लिखते हैं। और नहीं तो आप देखो, अब जैसे मुझे बी के टर्म में लिखनी है, सब लोग देखें, बी के टर्म में लिखनी है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसके टर्म में लिखनी है? बी के टर्म में। तो देखो क्या आएगा? बी ए, तो बी ए ऐसे आ गए। अब काई ए के टर्म में लिखनी है तो कैसे लिखोगे? देखो ए बी बी, डायरेक्ट। यदि डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मैं समय क्यों बचा रहा हूं? क्योंकि आपका पेपर जो है 180 मिनट का होता है और 180 क्वेश्चन करने होते हैं, और पूरे पेपर में कम से कम 30-40 क्वेश्चन और कहो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है। कम से कम पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के
15-20 क्वेश्चन फिजिक्स के और 4-5 क्वेश्चन बायोलॉजी के ऐसे होते हैं जिनमें 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। वो समय हमें कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा। तो यदि हम डायरेक्ट लिखना सीख गए तो जल्दी कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, ये काम करना पड़ेगा। आप काइए की वैल्यू यहां डालोगे, फिर ये करोगे, फिर आएगी। तो लिखना कैसे है, देखो, यदि काइए के टर्म में चाहिए तो ए बी बी, काई बी के टर्म में चाहिए तो बी ए ए, ठीक है। काइए के टर्म में चाहिए तो ए बी बी, काई बी के टर्म में चाहिए तो बी ए ए। पहले बताओ लिखना सीखे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन भी आती है, अभी मैं दिखाऊंगा। पहले लिखना सीख लो, चलो पहले लिखना सीख लो, फिर मैं बाकी चीजें बताता हूं। चलो अब मुझे सारे बच्चे बताएं, मैं काइए के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो बताओ कैसे लिखूं। काइए के टर्म में लिखनी है तो ए बी बी, ये देखो सही है। अच्छा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, काई बी के टर्म में लिखना चाहता हूं तो बी है, तो बी ए ए, बी ए ए, क्लियर है? लिख लोगे डायरेक्ट। अब देखो बच्चे कह रहे हाँ हम लिख लेंगे, इसमें क्या बात है। अभी देखना तुम रोना धोना चालू करोगे, आपको लग रहा होगा इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको लग रहा होगा कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। लो करो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं पहले थोड़ा क्वेश्चन सही लिख दूं। ये काइए लिखा है, ये बच्चों काइए लिखा है, करो। अब देखो वही इक्वेशन पूछी गई है, पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इफ, ये काइए है, इफ काइए रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो ए बी बी, इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। अब उसने क्या है, इक्वेशन को डिजाइन कर दिया है उल्टा सीधा तरीके से, जैसे आप फंस जाओ। तो देखो ए, यहां पे ए है तो ए बी बी, क्या ऐसा है, नहीं, तो ये गलत है। यहां पे ए है ना तो ए बी बी आना चाहिए, यहां तो उल्टा सीधा लिखा है। यहां ए है तो ए बी बी, यहां पे ए है, गलत। यहां पे ए है, ए बी बी, गलत। यहां पे ए है, ए बी बी, सही सही, यस यस यस। तो प्रभु ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली जाती है। देखो उसने घुमा के डायरेक्ट इक्वेशन पूछी है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखना सीखो। ए है तो ए बी बी, बी है तो ए बी है तो बी ए ए, बा। अच्छा ये तो मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया, तो जब सारे बच्चे इक्वेशन लिख लेते हैं तो जरा बताओ इसका अल्टरनेट लिख के दिखाओ। अब हम चल रहे हैं उसमें शॉर्ट नोट्स में, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होगा। शॉर्ट नोट्स में फार्मूला लिख के दिखाओ, सब लोग लिखो काई ए के रिस्पेक्ट में। तो काई ए के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, यहां ए है तो ए बी बी, अच्छा अब काई बी के रिस्पेक्ट में लिख के दिखाओ, काई बी के रिस्पेक्ट में लिख के दिखाओ। यहां बी है तो बी ए ए। अभी आपको बहुत सारे जादू दिखाऊंगा, ये देखो एक एक करके। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यस वेरी गुड। ये जो लिखना है सबको समझ में आया? हाँ
हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलो अब मैं आगे बढ़ूं। अच्छा है, अब हम इक्वेशन लिखना सीख गए। अब गौर से देखो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। आपको एक एक करके सब कुछ सिखाऊंगा ना यार। अब देखो बच्चों, किसी ने मेरे से कहा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पीटी इक्वल टू, देखो 60 का ये प्लस 80। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट पीए नॉट एंड पीबी नॉट। तो देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है। आप लोगों ने इक्वेशन को कंपेयर करना सीखा है। ये टोटल प्रेशर ऑफ की इक्वेशन है। टोटल प्रेशर की इक्वेशन क्या है, ये है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किसके टर्म में लिखी है। किसके टर्म में लिखी है जरा बताओ, सब लोग बताएं किसके टर्म में लिखी है। सभी बच्चे बताएं ये इक्वेशन किसके टर्म में लिखी है। तो ये इक्वेशन लिखी है काइये के टर्म में। ये इक्वेशन लिखी है काइये के टर्म में। तो जब काइये के टर्म में लिखी है तो आप इसको कंपेयर करो। तो काइये के टर्म में कैसे लिखी जाएगी, ए, तो ए बी बी, यहां ए है तो ए बी बी, कंपेयर कर दो। अब आप इक्वेशन को कंपेयर करो। तो देखो बी की जगह कितना है, 80 है, तो पीबी नॉट की वैल्यू आ गई 80 mm। अब यहां पर कितना है ये, यहां पर कितना है ये, तो इनकी वैल्यू बराबर कर दी। ये देखो तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो। अब बी की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी तो ये आ गया ऐसे। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यस वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत सही। आ गया कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, उसने जो टोटल प्रेशर की इक्वेशन दी है वो काइये के टर्म में दी है, तो मैंने अपनी इक्वेशन काइये के टर्म में लिखी। कैसे लिखते हैं, काइये के टर्म में है तो ए बी बी, ए बी बी। अब कंपेयर कर दिया, पीबी नॉट की जगह कितना है 80, तो पीबी नॉट की वैल्यू 80 आ गई। काइये के मल्टीप्लाई में क्या है 60, और यहां पर काइये के मल्टीप्लाई में क्या है ये, तो बराबर होने चाहिए, बराबर कर दिया। पीबी को इधर ले आया, पीबी की वैल्यू ऊपर निकाल चुके थे, डाल दिया, आंसर आ गया। एक तरीका ये है, और ये सिंपल तरीका है, सबको आता है। मगर यदि कोई बच्चा चाहे, गौर सुनना, यदि कोई बच्चा चाहे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, क्या हम ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो मैंने कहा यस बिल्कुल बचा सकते हो। कैसे, गौर से देखो। देखो आपका कॉन्सेप्ट ये है, ये जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब मन हो तो करना, मन हो तो ना करना, जिसको समझ में आए वो करे। क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, मगर बहुत इजी है। ना समझ में आए तो आपको मैंने एक मेथड बता रखा है, बुकिस मेथड। बुकिस मेथड क्यों कह रहा हूं, बुकों में भी ऐसा ही करते हैं, है ना, इसलिए मैं इसको बुक मेथड बोलता हूं। अब मुझे अपना टैलेंट भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो देखो गौर सुनना, देखिए डरोगे तो नहीं, नहीं। तो यदि यहां पर ए लिखा है तो ये बी का है, कंपेयर करो। देखो यहां ए लिखा है तो यहां बी आता है, और जब यहां बी लिखा होता है तो यहां ए आता है। चेक करके देख लो भाई, हमारी टोटल प्रेशर की इक्वेशन ऐसे है। देखो काइये के टर्म में लिख रहे हो तो ए बी बी ऐसे आया, ये देखो। अब काई के टर्म में लिख रहे हो तो कैसे आएगा, ये बी है तो बी ए ए, ऐसे आई इक्वेशन। सही है कि नहीं, चेक करिए।
तो जब यहां ए है तो यहां बी है, जब यहां बी है तो यहां ए है। इसका मतलब यदि ये ए है तो ये बी का पीबी नॉट आ गया, यहां ए है तो ये पीबी नॉट आ गया, और यहां बी है तो ये पीए नॉट आ गया। पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? सिंपल है, डायरेक्ट देखते हैं आंसर बता दो। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां ए है तो ये पीबी नॉट है, पीबी नॉट की वैल्यू ये आ गई, मुझे उसने ये लिख के दिया है, मुझे उसने ये लिख के दिया है। अब देखना मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। ये ए है ना, तो ये वैल्यू पीबी नॉट की हो गई, बात खत्म। अब दूसरे की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम। यहां पे जो लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या है? इन दोनों का सम। चेक करो, ये देखो विद साइन, इन दोनों का सम विद साइन। क्यों? ये देखो जब आप इसको लेके इधर जाओगे तो देखो दोनों का सम ही तो आ रहा है, चेक करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू का सम ही तो लिखा है। ये देखो ये 60 है और ये वैल्यू 80 है, तो इन दोनों का सम ही तो लिखा है। तो मैंने थोड़ी सी मैथ्स यूज कर दी है। देखो मैंने कोई गजब नहीं किया है, जैसे नीरज कह रहा गजब नहीं यार, मैंने क्या है केमिस्ट्री में थोड़ी सी मैथ्स लगा दी है बस। साइंस साइंस होती है, साइंस में कोई चीज अलग अलग नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा मैथ्स का यूज किया है। देखो ये ए है तो ये बी की वैल्यू है, ठीक है। इससे क्या है, हमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वो टाइम बचेगा तो हम कहीं दूसरी जगह पे यूज कर पाएंगे। बस इसके पीछे का पर्पज ये है, नहीं तो एक बेसिक मेथड तो हमें आता ही है, हमें ये सब ध्यान नहीं रहेगा तो हम ये कर देंगे। अच्छा ये ए है तो ये बी है, अब जो यहां पे लिखा है उसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम विद साइन। ध्यान रखना विद साइन, मैं विद साइन बोल रहा हूं क्यों? कभी कभी वो तुम्हें फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? देखो वो इक्वेशन ऐसी लिख के दे देगा, वो इक्वेशन ऐसी लिख के दे देगा जैसे तुम गड़बड़ कर जाओ। ये देखो, देखो बच्चों मैंने इक्वेशन आपको ऐसी लिख के दे दी। अब बताओ पी ए नॉट कितना है, यहां पे कितना है? बी, तो ये क्या होगा बताओ सब लोग? यहां पे बी है तो ये क्या होगा? ए। अब बी की वैल्यू क्या होगी? यहां पे बी है तो बी की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम विद साइन, तो इसका साइन निगेटिव है, विद साइन, विद साइन, विद साइन। बस आ गया। आप इस तरह से करके देखो यही आंसर आएगा, आप इस तरह से कंपेयर करके देखो यही आंसर आएगा। यहां बी लिखा है तो ये ओ हो गया, और बी की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का सम विद साइन। बस ध्यान रखना विद साइन, विद साइन। वो घुमाएगा तुम्हें, मगर तुम्हें घूमना नहीं है, वो घुमाएगा तुम्हें मगर तुम्हें घूमना नहीं है। तुम्हें क्या है? घूमना नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दीजिए। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दीजिए। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पीटी इक्वल टू 120 का ये प्लस 240, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट। आपको बताना है 1:2, 2:1, ठीक है, 2:3, नन ऑफ दीज। आंसर बताओ। मैंने इस पर एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, आंसर बताइए।
सारे बच्चे अच्छे से आंसर बताएंगे। अब आप कंपेयर करो, ये ए है तो ये क्या है, बी, और ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम। तो 12 और 24 कितना होता है बच्चों, दोनों का सम, 12 और 24 36, 360। अब मेरे से पूछ क्या रहे हो, ए अपॉन बी, तो 360 डिवाइडेड बाई 224, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 3:2 आ रहा है। 3:2 कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस, 3:2 आ रहा है। बात समझ पाए, वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, वो ऐसा भी पूछ सकता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीए नॉट प्लस पीबी नॉट डिवाइडेड बाई पीए नॉट माइनस पीबी नॉट, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ पीए नॉट पीबी नॉट, कैलकुलेट द सम ऑफ पीए नॉट पीबी नॉट, या सिंपल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीए नॉट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीबी नॉट। वो उसके ऊपर है कि वो क्या पूछेगा, मगर ऐसे क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में कर सकते हो। कर दोगे, कर दोगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, क्या ये कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत है शॉर्ट नोट्स में, कि पकड़ोगे कैसे, इस चीज को लिखोगे कैसे, इस चीज को कैसे लिखोगे, लिखने की जरूरत है? शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, जैसे तुम्हें ध्यान ना है। इसको कैसे लिखोगे, ए बी बी, ए, यहां ए लिखा है तो ए बी बी चलेगा, और यहां पे बी लिखा है तो बी ए ए चलेगा। क्लियर है, क्लियर है? यस, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों, बताओ भाई, मजा आ रहा है ना? अब मैं खेलने जा रहा हूं, मजा आ रहा है? देखो अब जरा गौर से देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। बहुत जल्दी इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यस, अब जरा गौर से सुनो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ क्या है? आपने बच्चों इक्वेशन ये पढ़ी है, आपने इक्वेशन ये पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। फिर आपने इसी की अल्टरनेट इक्वेशन ये पढ़ी, काई ए के टर्म में और काई बी के टर्म में पढ़ी। यस, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो ये हमारा है, सॉरी ओफो, देखिए बच्चों गौर समझिए, वर्टिकल लाइन में हमने रखा है वेपर प्रेशर, वर्टिकल लाइन में क्या है, वेपर प्रेशर, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसको कंपोजिशन भी कहा जाता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज में इसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं। अब गौर समझो, मैंने कहा इस लाइन में सिर्फ ए है, यदि ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का क्या है, 0। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्योर लिक्विड ए। क्यों, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका मतलब क्या है,
प्योर लिक्विड ए को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये सही है? अच्छा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्योर लिक्विड बी को। क्यों? ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? चेक करो, 0। बी का कितना है? 1। बी का कितना है? 1। अब सभी बच्चे जानते हैं कि यदि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो देखो, जो इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। अब गौर से देखिएगा, पहले वाले की वैल्यू डालो इसमें। जब काई ए इक्वल टू 1 डालोगे, काई बी इक्वल टू 0 डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इसको 1 डाल दो तो ये और ये कट गया, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी PA0 के बराबर। क्यों? क्योंकि बी है ही नहीं। जब बी नहीं है तो टोटल प्रेशर PA0 के बराबर आएगा। तो इस जगह पे टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है? ये है। इस जगह पे टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है? ये PA0। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू डालो। जब A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, वो वाली लाइन, उस जगह पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है? चेक करो। जब इसकी वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये सारा 0 हो गया, तो ये और इसके बराबर हो गया, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया यहां पे है, ऐसे है। अब इन दोनों को मिला दो, ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आई है। तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। ये टोटल प्रेशर की इक्वेशन है। ये देखो, जब कंपोजिशन ये है तो टोटल प्रेशर PA0 के बराबर है, जब कंपोजिशन ये है तो टोटल प्रेशर PB0 के बराबर है कि नहीं? चेक करो, आप चेक करो इस बात को अच्छे से। जब कंपोजिशन ये है तो टोटल प्रेशर PA0 के बराबर है, जब कंपोजिशन ये है तो टोटल प्रेशर PB0 के बराबर है। अब यहां पर कोई भी कंपोजिशन है तो टोटल प्रेशर ये है, ये है, ये है, ये है। यदि मेरे से कोई कहता है इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर कितना है, इस कंपोजिशन पे, तो इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर ये है, इतना है, इस पॉइंट के बराबर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बराबर, मतलब टोटल प्रेशर इतना है, इतना वर्टिकल लाइन, या ये कह दो इतना है। तो टोटल प्रेशर कितना है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात और है, वो क्या है? हाँ, जो बच्चे आप पूछ रहे हो वो मैं बताऊंगा, आप परेशान ना हो, आपके लिए ही तो आया हूं मैं। अब गौर समझो, मैंने PA0 को छोटा कहा, PB0 को बड़ा कहा। आप किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा कह सकते हो, क्योंकि यहां पर वैल्यू मेंशन नहीं है ना। तो बेटा राज ये माना गया है कि ये वाली लाइन प्योर लिक्विड ए की है और ये वाली लाइन प्योर लिक्विड बी की है, और इसके बीच में सॉल्यूशन है, इसके बीच में सॉल्यूशन है, ठीक है? हाँ, मैं एक एक करके सारी बात बता रहा हूं, आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट का समय दे दो। देखो, आपको पता है कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है? ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे। और किस पे? नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का नेचर सेम तो नहीं हो सकता। मान लो लिक्विड ए वाटर है और लिक्विड बी अल्कोहल है, तो दोनों के वेपर प्रेशर सेम होंगे? नहीं, अलग अलग होंगे। तो किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा। तो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया है कि बी का ज्यादा है, ए का कम है। आप चाहो तो ए का ज्यादा कर दो, बी का कम कर दो, मगर बराबर नहीं मान सकते। तो किसी एक का ज्यादा मानना है, किसी एक का कम मानना है। तो ये मैंने अपनी तरफ से सपोज किया है, ठीक है? ये मैंने सपोज किया है, आप चाहें तो किसी का भी कर सकते हैं।
सपोज PA0 इज लेस देन PB0, ये मैंने सपोज किया है। आप चाहें तो किसी का भी ज्यादा कर सकते हैं, किसी का भी कम कर सकते हैं, मगर दोनों का बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, और दोनों लिक्विड का नेचर अलग अलग होगा, तो उनके वेपर प्रेशर भी अलग अलग होंगे। अब ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, ये तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उस लिक्विड का नाम नहीं पता है। लिक्विड ए पता नहीं कौन है, लिक्विड बी पता नहीं कौन है। नाम बता दोगे तो हम बता देंगे ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा। जैसे कल निकाला था वैसे निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने बी को ऊपर कर दिया। आप चाहो तो ए को ऊपर कर दो, बी के नीचे कर दो। ठीक है, अब वो बात क्लियर हो गई कि आपने ए को ज्यादा क्यों किया, बी को ज्यादा क्यों किया, ये सारी बातें क्लियर हो गई, जिसकी वजह से ये इक्वेशन कैसी आई। अब गौर समझना, अब हमारी इक्वेशन को गौर समझो। अब मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं वो समझना, उन पर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, 26 में, 27 में, 28 में, 30 में, कभी भी। क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता इसलिए मुझे पता नहीं है, मगर आएगा जरूर, आएगा जरूर, ये मुझे पता है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, करे नहीं होंगे, तो जब भी पेपर में आएगा आपको लगेगा टफ क्वेश्चन आया है, जबकि वो टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। गौर समझिए। अब यदि मैं ये बात बोलूं, गौर सुनना जरा, बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर कितनी है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर कितनी है। सबसे छोटी वैल्यू ये है और सबसे बड़ी वैल्यू ये है। क्यों? वेपर प्रेशर क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो सबसे छोटी लाइन कौन सी है, ये देखो मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूं। तो सबसे छोटी लाइन यही वाली तो है, बाकी लाइनें इससे बड़ी है। इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर ये है, इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर ये है, इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर ये है, और इस कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर ये है। तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही, तो सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। चेक करो, चेक करो, क्या ये बात सही है? ये बात सबको समझ में आ रही है कि सबसे छोटी लाइन ये वाली है और सबसे बड़ी लाइन ये वाली है। ये बात समझ में आ रही है? यस या नो, यस या नो बताओ। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि टोटल प्रेशर की सबसे छोटी वैल्यू PA0 है और सबसे बड़ी वैल्यू PB0 है। इसका मतलब टोटल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा PA0 और PB0 के बीच में ही कहीं होगी। छोटे वाले से बड़ी होगी और बड़े वाले से छोटी होगी। चेक करो, मैथमेटिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा गौर समझो। सबसे छोटी वैल्यू ये आई है, एक बीटा की। कंचा खेला है किसी ने? किसी ने कंचा खेला है? एक बीटा, बीटा चलता है ना, उसमें नापा जाता है ऐसे। तुमने नहीं खेला होगा, हमने खेला है। एक बीटा, और ये कितना है, एक बीटा से ज्यादा। तो सबसे छोटी वैल्यू ये और सबसे बड़ी वैल्यू ये। तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये आया कि टोटल प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इनके बीच में ही लाई करेगी, PA0 से लेके PB0 के बीच में। यदि हमारे पास, गौर समझो ए पार्ट, यदि हमारे पास PA0 छोटा है तो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। इफ हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि PA0 छोटा है, PB0 बड़ा है, टोटल प्रेशर की वैल्यू छोटे वाले से बड़ी आएगी, बड़े वाले से छोटी आएगी। अब मान लो PA0 बड़ा है तो ये इक्वेशन आएगी, जो छोटा है उससे बड़ी आएगी और जो बड़ा है उससे छोटी आएगी। ये देखो, ये छोटा है तो इससे बड़ी आएगी और ये बड़ा है तो इससे छोटी आएगी। चेक करो, क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, किसी दिन ये क्वेश्चन गिरेगा, तुम्हें लगेगा बहुत बड़ी चीज पूछी है, उसके पीछे तुम नहीं हो, मतलब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह से किसी ने सोचा नहीं है ग्राफ के बारे में।
मगर भैया ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना है। अब सोचना तो आपको है ना कि कितनी तरह से उस चीज को सोच सकते हैं। ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, और मैथ ये साफ साफ बता भी रहा है इस चीज को। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप कहां पढ़ाने में लगे हो, थोड़ा साइड हो जाओ, हम छाप तो ले। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा साइड हो, हम छाप तो ले, पढ़ाने में कहां लगे हो। प्रभु पढ़ लो, छाप लेना, मना थोड़ी ना है, छाप लेना, पहले पढ़ तो लो। ये बात समझ पाए हो? तो अब मैं इसको सीएचडी पे लिखता हूं, जरा गौर से समझिएगा। सीएचडी पे देखो, गौर सुनना, ठीक है। वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर लाई, वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर लाई बिटवीन ए पीए नॉट से बड़ी, पीबी नॉट से छोटी। ये कब है? जब पीए नॉट छोटा है, पीबी नॉट बड़ा है, या फिर पीए नॉट से छोटा, पीबी नॉट से बड़ा। ये कब होगा? जब ये हो। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसकी वैल्यू वही पॉसिबल है, छोटे वाले से छोटा कभी नहीं होगा, बड़े वाले से बड़ा कभी नहीं होगा। टोटल प्रेशर की वैल्यू हमेशा पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही कहीं लाई करेगी। टोटल प्रेशर की वैल्यू पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही कहीं लाई करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सब लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मैंने कहा यार तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं, पढ़ो और करो। तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं, करिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर इतना, बताइए, आंसर दो। मैं यार पानी की बोतल ले आता हूं पानी पीने के लिए, पानी की बोतल आज लाना ही भूल गया हूं, गला दर्द कर रहा है। देखो भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ए की वैल्यू कितनी है 500, बी की वैल्यू कितनी है 800। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो 500 से बड़ा और 800 से छोटा आएगा। ये याद रखना, आधा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसी पॉइंट से। अभी मैं और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो 500 से छोटा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, 800 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉसिबल वैल्यू यही है, मैथमेटिकली पॉसिबल वैल्यू एक ही है। क्यों? 500 से छोटा नहीं हो सकता, 800 से बड़ा नहीं हो सकता। टोटल प्रेशर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। यहां पे मैंने थोड़ा मैथ्स का यूज कर दिया है, मैथ्स का यूज कर दिया है कि कोई कहे टोटल प्रेशर कुछ भी आ सकता है, टोटल प्रेशर कुछ भी नहीं आ सकता, उसके हाथ बंधे हैं, वो बस इनके बीच में ही कहीं आ सकता है, मैथमेटिकली इनके बीच में ही कहीं आ सकता है। अब जरा देखना एक क्वेश्चन और, देखो अब ये छोड़ रहे हो यार, यार सर ये छोटा सा पॉइंट है, आप इस पे घुसे क्यों जा रहे हो, देखना अभी पता चलेगा ये छोटा है कि कितना बड़ा पॉइंट है। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू आर 80, 60 टॉर। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी वो 60 से बड़ी होगी, 80 से छोटी होगी।
द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी 2 मोल ऑफ क्यू वुड बी। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, मगर इससे मेरे ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, अपने आप 2 आंसर कट गए। हो सकता है डायरेक्ट आंसर मिल जाता, 2 आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? टोटल प्रेशर की वैल्यू 60 और 80 के बीच में आएगी। 80 से बड़ी नहीं हो सकती, ये 80 से बड़ी वैल्यू है। 60 से छोटी नहीं हो सकती, ये 60 से छोटा है। इसका मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं तो तुम्हें देखो अभी भी बता दूंगा, मैं तो तुम्हें ये जो है ये मैथमेटिकली पूछू ना, तो मैथमेटिकली मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी बता दूंगा, मगर उतना मैथ्स अभी नहीं करते हैं। धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे ना, तो दिसंबर में उतना मैथ्स भी करने लगूंगा। देखो अब आप फार्मूला लगा लो, पीए नॉट का ये पीबी नॉट का बी। पीए नॉट की वैल्यू कितनी है? 60। मैंने इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है ना। तो अच्छा, ए की वैल्यू है 80, सॉरी ए की वैल्यू है 80। अब मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन निकालना जानते हो ना? यदि ए के मोल निकाल रहे हो तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन आप बी निकाल रहे हो तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो हम ए निकाल रहे हैं, ए किसको कहा है? पी को, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब जब बी का निकालोगे तो बी किसको कहा है? क्यू को, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। कट्टम काट खेल लो, है ना। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 48, 12 दूनी 24, 8 और 4 12, 1 6, 6 1 7, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ पाए सब लोग कैसे किया मैंने? सबसे पहले ये समझ पाए कि मैंने 2 आंसर क्वेश्चन देखते ही कैसे काट दिया। सबसे पहले आप ये समझ पाए कि 2 आंसर मैंने क्वेश्चन देखते ही कैसे काट दिया। हाँ, 2 आंसर मैंने क्वेश्चन देखते ही कैसे काट दिया। यस, और मैं इतनी देर से जानते हो 2 मिनट से मैं दिमाग के मतलब अपने दिमाग में ये सोच रहा हूं क्या मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं। मैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ के। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है ना, ट्रिक नाम की चीज नहीं होती है। थोड़ी सी मैथ्स पढ़ के, यदि मैं इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगा दूं ना छोटी सी, तो इसको मैं ऐसे ही टिक कर देता। देखो गौर सुनना, जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा आंसर उसी के वेपर प्रेशर के पास आएगा। ये बात मैंने एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में भी पढ़ाई है। एवरेज एटॉमिक वेट में मैंने क्या पढ़ाया? जिसका अबंडेंस ज्यादा होगा उसी के पास एवरेज एटॉमिक वेट आएगा। ध्यान है? वैसे यहां पर भी है, क्योंकि जिस तरह की इक्वेशन वहां बनती है उसी तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन यहां बन रही है। वहां पर भी आप क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? x1 a1 प्लस x2 a2 है डिवाइडेड बाई 100%। यहां पर भी देखो कुछ ऐसा ही लिखा है। तो यदि मुझे पेन ना चलाना होता, यदि मुझे करना होता इस क्वेश्चन को, तो मैं देखो क्या करता। पहले मैं समझ गया कि आंसर जो है 60 और 80 के बीच में आएगा, तो ये दोनों कट गए। फिर मैंने देखा मोल किसके ज्यादा है, ये देखो इसके मोल ज्यादा है। पी को मैंने क्या कहा है? ए। तो इसका मतलब आंसर पी वाले के पास में आएगा। पी कौन है? 80। तो 80 के नियर आंसर आएगा। तो देखो ये 80 के ज्यादा नियर है और ये 80 से दूर है। ये 80 के ज्यादा नियर है, ये 80 से दूर है। आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा मैथमेटिकली। मैथमेटिकली। मगर आप इतनी मैथ्स पे अभी मत जाओ, क्योंकि कहीं गलती कर गए तो हमको गालियां सुनाओगे।
अब वो मैथ्स है, ये कोई ट्रिक नहीं है। जब मैथ्स मैंने यूज किया है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी मैथ्स लगा दो ना तो फिजिकल केमिस्ट्री हलवा हो जाती है। थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी फिजिक्स लगा दो, मगर क्या है, जब बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है तो वो अपनी मैथ्स को और फिजिक्स को जीरो मान लेता है, और जब वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ता है तो अपनी केमिस्ट्री को जीरो मान लेता है। नहीं यार, ये साइंस है। साइंस जो होता है सभी तरह के सब्जेक्ट का सम है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी वजह से देखो, जो फिजिशियन है उसने केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें खोज रखी हैं, जो मैथमेटिशियन है उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत सारी चीजें खोज रखी हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि साइंस हर सब्जेक्ट का सम है एक तरह का। मैंने दोनों जगह पे मैथ्स लगा दी है। मैथ्स लगाने से ऐसे क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही टिक कर देता हूं। समझ पा रहा हूं? मगर ये सब तो चलो कहानी है, नहीं तो मैं करने के तरीके भी बता रहा हूं कि बाद में फिर मेरे को कहो कि नहीं यार सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन इतना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 450 mm of Hg, पेंटेन 120 mm of Hg हेक्सेन, द मोल फ्रैक्शन। नहीं नहीं, अभी नहीं कर पाओगे, ये मैंने पढ़ाया नहीं है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना अभी नहीं पढ़ाया, रुक जाओ, अभी नहीं कर पाओगे। चलो और पढ़ाता हूं। अभी ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, अभी ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, अभी इस ग्राफ में और भी चीजें हैं। ठीक है, पहले मुझे पढ़ा लेने दो। अच्छा कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ, अब मुझे गौर से बताना, ठीक है, गौर से बताना। ये पूरा सॉल्यूशन का है, सबसे छोटा, सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ग्राफ को देख के बताओ, मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सारे लोग बताएं, मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पीए नॉट। यस वेरी गुड, बहुत सही यार बच्चों। बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं बुढ़ना, बड़ी बात है। जिस दिन क्वेश्चन पेपर में आएगा उस दिन नहीं कर पाओगे। अभी मैं देखो क्वेश्चन भी दूंगा। मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये? अब ये मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस कंपोजिशन पे है? इस कंपोजिशन पे चेक करो, इस कंपोजिशन पे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा लैंग्वेज के फॉर्म में। देखो मैं लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, गौर सुनिए। what is the composition of binary solution at which the vapor pressure of solution is minimum? वो कंपोजिशन बताओ जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। वो कंपोजिशन बताओ जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। तो वो कंपोजिशन क्या है? ये है, पीए नॉट की वैल्यू सबसे छोटी है। अब ऐसे कैसे समझा जाता है मैं बढ़ा रहा हूं, गौर समझना। सब मिनिमम वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम वेपर प्रेशर हमेशा मिनिमम वाले के बराबर होगा, जो छोटा होगा। मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? जो छोटा है। मैंने यहां पीए नॉट को छोटा माना है। मान लो किसी ने पीबी नॉट को छोटा माना होता तो उसका आंसर पीबी नॉट आता। मेरा आंसर पीए नॉट आ रहा है क्योंकि मैंने पीए नॉट को छोटा माना है, पीबी नॉट को बड़ा माना है। ये देखो, मान लो किसी ने पीबी नॉट को छोटा माना तो उसका आंसर पीबी नॉट आएगा। तो दोनों लिक्विड में से जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर छोटा होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके बराबर होगा या उसके 10 बराबर होगा। अब कंपोजिशन क्या होगा? देखो गौर सुनना, जिसके बराबर होगा उसका कंपोजिशन 1। चेक करो, पीए नॉट के बराबर है ना, पीए नॉट के बराबर है, और पीए नॉट का कंपोजिशन क्या है? 1। दूसरे का कितना? 0 है। तो जिसके बराबर होगा उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का 0। देखो यदि
केस नंबर 1, यदि PA0 छोटा है, PA0 छोटा है, PB0 बड़ा है, तो मिनिमम टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? PA0 के बराबर, छोटे वाले के बराबर। और कंपोजिशन कितना आएगा? कंपोजिशन कितना आएगा? जिसके बराबर है उसका कंपोजिशन 1 के बराबर, 10:1, और दूसरे वाले का 0 के बराबर, दूसरे वाले का 0 के बराबर। मान लो PA0 बड़ा होता, PB0 छोटा होता, तो मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आता है? जो छोटा होता है। किसके बराबर आता है? जो छोटा होता है, तो इसके बराबर आता है। कंपोजिशन कैसे निकालोगे? जिसके बराबर आएगा उसका कंपोजिशन 1, दूसरे वाले का 0। कंपोजिशन कैसे निकालोगे? जिसके बराबर आएगा उसका 1, दूसरे वाले का 0, दूसरे वाले का 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? और ये ग्राफ बता रहा है, हम लोग ग्राफ को पढ़ते नहीं है, हम लोगों ने ग्राफ बना दिया बस, मगर वो ग्राफ क्या क्या बात बता रहा है ये हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्राफ बना के चल दे रहे हैं। तो किसी दिन पेपर में डिस्कस होगा, फिर कहोगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये टफ है, ये पता नहीं क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चीज को अच्छे से एनालाइज करना है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब बताओ, सारे बच्चे आंसर दें। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है इस ग्राफ के हिसाब से? सारे बच्चे बताओ, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है इस ग्राफ के हिसाब से? सारे लोग बताओ, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है इस ग्राफ के हिसाब से? तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? ये वाली। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है, और उसका कंपोजिशन क्या है? जिसके बराबर है उसका 1, दूसरे का 0। चेक करो, कंपोजिशन क्या है? जिसके बराबर है उसका 1, दूसरे का 0। तो यार हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो, मैं अलग CSD लिख रहा हूं, है ना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में CSD लिख रहा हूं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। देखो, what is the composition of solution in which total vapor pressure of solution is maximum? तो यहां पर भी दो केस होंगे। टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसके बराबर होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? जो बड़ा होगा। मैंने क्या किया है? PB0 को बड़ा माना, तो PB0 के बराबर होगा। और यदि मैं PA0 को बड़ा मानूंगा तो PA0 के बराबर होगा। ओ सॉरी, PA0 को बड़ा मानूंगा तो PA0 के बराबर होगा। ये देखो, अब कंपोजिशन क्या होगा? जिसके बराबर होगा उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का टेंस टू 0। जिसके बराबर होगा उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का टेंस टू 0, टेंस टू 0। क्लियर है? अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, पढ़ो। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड
द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल solution represented by PT 110x plus 130 where x is the mole fraction of methyl alcohol. ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है. What is the composition of liquid when the vapor pressure of mixture is maximum? ये देखो ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा ऐसे. अब आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल करके निकाल रहे होगे कि यार वैल्यू निकाला जाए, वैल्यू निकाला जाए, वैल्यू निकाला जाए. एक्चुअल में ये ग्राफ का क्वेश्चन है, उसने ग्राफ पे उठाया है. अब मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? जो बड़ा होता है. अब बड़ा कौन है तो पहले निकाल लो ना. ये देखो ये क्या है m, तो ये किसकी वैल्यू होगी? इथाइल अल्कोहल की. डायरेक्ट निकालना सिखाया है. ये m है तो ये किसकी वैल्यू होगी? इथाइल अल्कोहल की. और मिथाइल अल्कोहल की कितनी आएगी? दोनों का सम 110 और 130 कितना होता है? 240. 110 और 130 240. तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर है? 240 मिथाइल अल्कोहल के बराबर है. तो जिसके बराबर है उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का 0. जिसके बराबर है उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का 0. जिसके बराबर है उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का 0. और जिस दिन ये क्वेश्चन टकराया उस दिन तुम यही कहोगे कि यार ये बहुत टफ क्वेश्चन पेपर में आया था. क्यों? क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें. यदि किसी ने आज से पहले क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं किया है तो रैंडम पेपर में आ गया ना तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अप्रोच लगाने में टेंशन होगी, क्योंकि टीचर ने वो अप्रोच बताई नहीं. उस ग्राफ को तो बना दिया मगर उस ग्राफ को एनालाइज करना सिखाया ही नहीं. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे होगे, किसी तरह से काई1 काई इसकी वैल्यू निकाल रहे होगे, और जबकि इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है. ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ के थ्रू सॉल्व हो रहा है. क्या ये बात समझ पाए हो सब लोग? श्वेता कह रही है कि सर अब आइडिया आप बना लेंगे. बस यही आइडिया तो मुझे जगाना है. साइंस में बस यही होता है कि एक चीज को सोचने के कितने तरीके हैं. इसी वजह से मैं बुक का कट पेस्ट नहीं पढ़ाता, क्योंकि यार बुक लिखने वाले ने आप को ध्यान नहीं दिया है, उसने अपनी भावनाएं लिख दी हैं. मगर उसने कभी ये नहीं सोचा है कि यार जो सामने बच्चा बैठा होगा क्या वो उस चीज को एब्जॉर्व कर पाएगा उतना टफ तरीका. तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि आप इजी तरीके निकालो, इजी कॉन्सेप्ट बनाओ और उस चीज को बच्चों को एनालाइज कर करके बताओ, जैसे बच्चा वहां पे फंसे नहीं, क्वेश्चन कुछ भी आए. कर लोगे? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और देता हूं. देखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट. इफ लिक्विड ए and liquid B have same mole in solution. गौर समझिएगा, यदि लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल सेम है, यदि लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल सेम है तो टोटल प्रेशर आपको निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है बताता हूं. देखो यदि मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन हमेशा आधा आता है. चाहो तो चेक करके देख लो. ए के मोल है 2, बी के मोल है 2. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ. मोल ऑफ ए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. मोल ऑफ ए टोटल मोल कितने हो गए? 4. देखो मोल फ्रैक्शन कितना आया? आधा. अच्छा ए के मान लो 15, बी के मान लो 15. सेम है, बस सेम होने चाहिए. ध्यान रखना अमाउंट सेम नहीं होना चाहिए, मोल सेम होने चाहिए, अमाउंट नहीं मोल. अब बताओ ए के निकालो. मोल ऑफ ए टोटल मोल देखो आधा है, देख लो. तो यदि किसी क्वेश्चन में वो कह दे कि दोनों को मोल सेम है, तो जब दोनों के मोल सेम होंगे तो टोटल प्रेशर की वैल्यू एवरेज के बराबर होगी. ऐसा क्यों? ये कोई मैंने बस मैथ्स लगाई है. कैसे?
देखो आपको पता है फार्मूला ये होता है पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। अब आपने पीए नॉट लिखा, काई ए की वैल्यू क्या है हाफ, पीबी नॉट लिखा, काई बी की वैल्यू क्या है हाफ, तो हाफ क्या होगा कॉमन हो गया। तो जब हाफ कॉमन हो गया तो यही तो आया, ये देखो, और ये सेम ही तो लिखा है। तो इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, आपको क्वेश्चन इजी फील होगा, है ना। तो जब मोल सेम हो तो हमेशा ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हाफ होती है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ये फार्मूला बना सकते हो, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो और क्वेश्चन जल्दी से निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने, ठीक है। तो बच्चों आज इसी जगह पे रोकूंगा, क्योंकि अब मैं जो टॉपिक उठाऊंगा उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, 10-15 मिनट। अभी राउल्स लॉ चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अभी राउल्स लॉ चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, अभी बीच में है, अभी बीच में है। आप ये सारी बातें रिवाइज करके कल आइएगा। डीपीपी नंबर 1 अपलोड करा दी है, मगर अभी उसको पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कंप्लीट राउल्स लॉ की है। 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे, तो अभी डीपीपी मत करिएगा। अभी आप क्या है नोटबुक को ही रिवाइज करके आइएगा, यही रिवाइज करके आइएगा कल, ठीक है। क्योंकि अभी राउल्स लॉ कल खत्म हो जाएगा, कल सारा राउल्स लॉ खत्म हो जाएगा, और ये चीजें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चों। कल फिर मैं मिलूंगा, हाँ बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।